प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, उप कुलपति आईपी यूनिवर्सिटी, श्री जगदीश लखानी, जॉइंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, भारतीय विद्या भवन मुख्यालय मुंबई तथा भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के निदेशक श्री अशोक प्रधान। आरंभ में राष्ट्रगान होगा। आप सबसे प्रार्थना है, आप कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा नागरी उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित प्रोफेसर रघुवीरा द्वारा तैयार की गई अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी के विमोचन के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ से प्रार्थना है, आप कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों से निवेदन है, आप कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों। भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से निवेदन है, आप कृपया माननीय मुख्य अतिथि तथा उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ का इस मंच पर अभिनंदन करें। अभिनंदन पुष्प, शॉल और मेमेंटो से किया जा रहा है। और अब अभिनंदन डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ का।
भारतीय विद्या भवन के दिल्ली केंद्र के निदेशक श्री अशोक प्रधान से निवेदन है, आप कृपया माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए 2 शब्द कहें। आज भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र का एक विशेष दिवस है। सम्माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश के विमोचन के लिए समय निकाला। मैं उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी और डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी और मंच पर आसीन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, उप कुलपति गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, उप कुलपति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय और आदरणीय श्री जगदीश लखानी संयुक्त कार्य सचिवालय और मुख्यालय बम्बई और डॉक्टर शशि बालाजी विशेष संस्कृत दिवस का मैं आभारी हूँ और सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस विशेष अवसर पर उपस्थित सभी महान भावों से मैं स्वागत करता हूँ और भगवान से प्रकाशित अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश के निर्माता स्वर्गीय आचार्य रघुवीर जी और वर्तमान के संपादक डॉक्टर लोकेश चंद्र जी और विशेष संस्कृत विदुषी डॉक्टर श्रीमती शशि बाला का आभारी हूँ कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण शब्दकोश का संपादन किया और भवन को प्रकाशित करने का भी अवसर दिया। यह महत्वपूर्ण शब्दकोश भारत वर्ष से पहली बार प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के अन्य स्थानों पर भी होगा जहाँ संस्कृत को बढ़ाया जाता है और भारतीय संस्कृत पर भी विचार किया जाता है। समस्त अतिथियों से मेरा निवेदन है कि शब्दकोश को शैक्षिक संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं सांस्कृतिक केंद्रों में इसका उपयोग भारतीय संस्कृत संस्कृति के विकास के अवश्य करें आप लोग। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2009 में भारतीय अनुसंधान केंद्र दैट इज सेंटर ऑफ इंडोलॉजी का भारतीय भवन दिल्ली में हमने आरंभ किया और इस संस्था के द्वारा संस्कृत संस्कृति को बढ़ाने का बराबर प्रयास किया और इसी सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के उद्देश्य को आगे देखते हुए आप सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए का अनुदान किया यहाँ के सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के लिए और हम भारतीय सरकार के भी इसलिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस विषय में हमारे को धन्य आशीर्वाद दिया। मैं पुनः आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं श्री धनखड़ जी और अपने अध्यक्ष तथा सभी विशिष्ट उपस्थित महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और भवन की ओर से एवं अपनी ओर से मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से निवेदन है, आप कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय श्रीमती धनखड़ जी, पद्मश्री प्रोफेसर श्री महेश वर्मा जी,
श्री मुरली मनोहर पाठक जी, भारतीय विद्या भवन के जॉइंट डायरेक्टर वर्ल्ड वाइड श्री जगदीश लाखानी जी, श्री यहाँ के दिल्ली के भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर माननीय अशोक प्रधान जी, उपस्थित सभी हमारे निमंत्रित मेहमान, बहनों और भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है। एक वर्षों से जो मेहनत चल रही थी डॉक्टर रघुवीर द्वारा की, वो आज संस्कृत से अंग्रेजी की डिक्शनरी तैयार हुई। उसके 9 खंड हैं। बहुत मेहनत की है सभी ने, बहुत बड़ी टीम है। मैं किस किस का नाम लूं, प्रधान जी से लेके कि पूरी टीम ने वर्षों न वर्षों मेहनत की और लगन से की, और उसका नतीजा है कि आज का एक शुभ दिन हमको देखने को मिला है। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये भी माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इसका विमोचन होना एक भारतीय विद्या भवन के इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा। ये इतिहास लिखा जाएगा, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। भारतीय विद्या भवन गौरवशाली इतिहास लेके आगे बढ़ रहा है। गौरवशाली इतिहास पीछे छूटता जा रहा है, नए आयाम बनाए जा रहे हैं। 1938 में के.एम. मुंशी जी ने शुरू किया था, जीवनी में है। 5 लोग मिलकर बंबई में कुछ रुपए जमा किए, लाखों में नहीं हजारों में, लाखों तो हुए नहीं थे, पर उन्होंने ये बीड़ा उठाया। भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई। उद्देश्य था मैकाले की शिक्षा पद्धति को जड़मूल से समाप्त करना। इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। राज देखिए, 1938 में जो छोटा सा पौधा लगा के आज कितने बड़े वट वृक्ष का रूप धारण किया। आज भारतीय विद्या भवन विदेशों में और पूरे देश में जाल फैला हुआ। भारतीय विद्या भवन प्राचीन संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के अंदर 75 केंद्रों के और 6 विदेशों में 81 केंद्रों के द्वारा ये काम सतत चल रहा है, सतत चल रहा है। 81 केंद्र और उनकी संस्थाएं, 81 केंद्रों में संस्थाएं, 320 संस्थाएं, 320 संस्थाएं। आज स्टाफ में भारतीय विद्या भवन का स्टाफ में 14,600 लोग हैं। 14,600 का परिवार भारतीय विद्या भवन आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थी 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर। स्कूलें 96 स्कूल्स हैं, जैसे अपना भी एक स्कूल, पूरे इंडिया में 96 स्कूल्स। और सबसे बड़ा काम जो भारत सेवा कर रहा है साहित्य की, पब्लिकेशन के माध्यम से। पब्लिकेशन बुक्स 2150 टाइटल पब्लिश हुए हैं, 2150 टाइटल्स और 33 मिलियन कॉपीज सोल्ड आउट। 33 मिलियन कॉपीज करने होंगे। और इन वर्षों में जो सेवा की है वो भी समाज ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। और इसी तरह से 1992 में नेशनल इंटीग्रेशन राजीव गांधी अवार्ड भारतीय विद्या भवन को मिला। 1999 में कम्युनल हार्मनी अवार्ड मिला। 2001 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस अवार्ड मिला। और 2002 में इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज भारतीय विद्या भवन। आगे बढ़ना है, गौरवशाली इतिहास को
लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पूरे देश को, राष्ट्र को एक नारा दिया है। प्राचीन संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में ये काम तो हम कर ही रहे हैं, पर उन्होंने एक स्लोगन दिया है, एक वृक्ष माता जी के नाम, अपनी माँ के नाम। और वृक्ष का महत्व, स्पेशल हमको इंस्ट्रक्शन थे उपराष्ट्रपति जी ने कि वृक्ष लगाए जाएं। आज खुशी इस बात की है, हमें आनंद इस बात का है, दोनों के हाथ से, माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथ से, श्रीमती उपराष्ट्रपति जी के हाथ से, दोनों ने एक एक वृक्ष लगाया है। हम गारंटी लेंगे। मैं 10 वर्ष के बाद में हम आपको फिर बुलाएंगे, कोई बहाने से ये वृक्ष आपको हम बताएंगे, ये वृक्ष याद लगाए पूरा उन वृक्षों को प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्शन मतलब भारत की संस्कृति कितनी महान है। प्रधानमंत्री जी एनवायरनमेंट, आज रक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी संस्कृति से, हमारे पुराने इतिहास से बहुत कुछ आगे लेके देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। देश को पुराना खोया हुआ वैभव विश्व गुरु का फिर से प्राप्ति की तरफ प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं। और उसी में आज एक नया मैसेज वृक्षों का हमारे उपराष्ट्रपति जी के हाथ से पूरे देश को एक नया मैसेज मिलेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, मत्स्य पुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण, उस जमाने में हजारों वर्ष पहले मत्स्य पुराण में वृक्ष के बारे में, वृक्ष की महिमा, वृक्ष की कीमत हमारे पुरखों ने जानी है। हमारे फोर फादर्स कई पीढ़ियों पहले उन्होंने पहचानी है। किन शब्दों में मत्स्य पुराण में है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समय पुत्रो, 10 पुत्र समो ध्रुवै। अर्थात एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर होती, और एक तालाब 10 बावड़ी के बराबर होता है। एक पुत्र 10 तालाबों के बराबर होता है, और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। ये मत्स्य पुराण का है, हमारा नहीं है। हमारी कितनी महान संस्कृति थी, उसका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात कही। और धार्मिक कितना है हमारा देश, मैं आपको बताता हूं। छोटे से घटना, कोटा राज्य हमारे राजस्थान का, कोटा सब जानते हैं। कोटा में उस समय महाराज थे, अंग्रेज रेजिडेंट था, नया कोटा बसाया गया जा रहा था। आर्किटेक्ट यूरोप के आए थे, नया कोटा बना, बीच में रोड, बड़ी रोड चौड़ी नए कोटे की, नए शहर की, दोनों तरफ 100 दुकानें इधर, 100 दुकानें उधर। एग्रीमेंट में यह था कि हर दुकान के सामने वृक्ष लगाया जाए, पीपल का झाड़ लगे। अब दुकानें तैयार हो गई, अलॉटमेंट का आया चक्कर, तो ह्यूमन नेचर है भाई, कोई भी चाहता है कि पहले की 10-15 दुकानें हमको मिले, क्योंकि ग्राहक पहले वहां जाएगा, आगे नहीं जाएगा। झगड़ा होने लगा, तब यह हुआ कि लॉटरी निकलेगी। एक दिन तय हो गया, 11 बजे लॉटरी, राजा के दरबार में लॉटरी निकल। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कोई आए नहीं। हलकारे भेजे गए, बोले उनको बुलाओ, 5 को बुलाया, 5-7 पंचों को, भैया आप क्यों नहीं आ रहे हो? बोले सर एग्रीमेंट हमको मंजूर नहीं। एग्रीमेंट में क्या मंजूर नहीं? राजा ने पूछा, तो उन्होंने कहा है कि एक पीपल का झाड़ लगाओ, पीपल का झाड़ लगाओ, ये मंजूर नहीं, होने दी है तो बंद कर दीजिए। दिस शुड नेवर हैपन। झाड़ लगा, तो झाड़ तो बोले लगाना चाहिए,
यदि आपकी दुकान के सामने हर एक के झाड़ लगेंगे, आप बड़ा करोगे, छांव में आप बैठोगे, आपके काम आएगा, आपकी गाड़ी पार्क करोगे, आराम से बैठ के दुकानदारी करोगे, फिर आपने क्यों किया? कोटा की बात है सर, मैंने पढ़ा, सही है, इतिहास में पढ़ा है मैंने। ये तो आपने करना चाहिए। नहीं सर बोले, एक दूसरी बात ये है, पीपल का झाड़, हम दुकान में आते हैं, भगवान को नमस्कार करके गद्दी पे बैठते हैं, ईमानदारी की बात है, हमको 50 बार झूठ बोलना पड़ता है। ग्राहक को हम बोलते हैं कि हम 75 रुपए में लाए, तेरे को मैं 80 में दे रहा हूं, 5 रुपए तो मेरे को लेने दे, जबकि मैं 35 में लाया हूं। ये हम करते हैं। तो ये पीपल का झाड़ को हम भगवान मानते हैं, तो ये झाड़ हमारा रहेगा, इसके सामने हम झूठ बोलेंगे दिन भर, ये हमको मंजूर नहीं, हम पाप के भागीदार हो जाएंगे, ये हमको मंजूर नहीं, इसलिए हम ये झाड़ नहीं, इसलिए हम झाड़ नहीं लगाएंगे। अंग्रेज था, रेजिडेंट, होशियार था, उसने बोला हा पीपल का झाड़ का, आई अंडरस्टैंड, नीम का लगा लो। हाँ बोले नीम का लगाएंगे, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हमारा कोटा की इतिहास में लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है, सच्ची घटना है। पीपल के झाड़ के बारे में तो उस जमाने में देखो भगवान का ही रूप दिया है। ये आपको मैं बताता हूं, उन्होंने लिखा है, मूले ब्रह्मा, त्वचे विष्णु, शाखा मध्य महेश्वर है, पात्र पात्र पात्रे पात्रे देवानाम वृक्ष राज नमोस्तुते। मतलब कि पीपल की जड़ें ब्रह्मा का रूप दिया, तने को विष्णु का रूप दिया, शाखाओं को शिव का रूप दिया, इसलिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ माना गया है। आज भी हम चढ़ा रहे हैं, हम भी महिलाएं जाती हैं पीपल के पेड़ को, तो वृक्ष को भगवान का रूप माना गया। ये फैलना चाहिए, यही प्राचीन संस्कृति है। और आज मुझे तो बहुत आनंद आया जब उपराष्ट्रपति जी की तरफ से ये आया कि ये वृक्ष लगाइए, मैं समझ गया इनके मन में बहुत कुछ करना है बहुत। और मुझे विश्वास है कि ये मैसेज हम लोगों के द्वारा, पत्रकार भी यहाँ हैं, इनके द्वारा पूरे राष्ट्र में फैले, यही मेरी आज आपसे इच्छा है। इतना सुंदर काम किया, हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, जाति पाति का कहीं भेदभाव ही नहीं था, कहीं नहीं था। देखो आज जाति पाति का चल रहा है ना बर्निंग इश्यू, कहां था? मैं आपको बताता हूं, चित्त विनोदिनी हजारों वर्ष पहले लिखी है। वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठ महामुनि, वशिष्ठ महामुनि, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वशिष्ठ महामुनि, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदश्च महामुनि, कैवर्ती गर्भ उत्पन्नो व्यासश्च महामुनि, क्षत्रिय गर्भ समुत्पन्नो विश्वामित्र महामुनि, मृगी गर्भ समुत्पन्नो ऋश्रृंगे महामुनि, कुंभस्य समुत्पन्नो अगस्त्य महामुनि, शूद्री गर्भ समुत्पन्नो कुशकश्च महामुनि, तपस्वाद ब्राह्मणों भूयात तस्मा ज्योति कारणम। ये चित्त विनोद। अब बताओ कहां जाति पाति का सवाल? हजारों वर्ष की हमारी संस्कृति, कौन कहां जन्म हुआ, कौन से समाज में जन्म हुआ, कहीं विचार ही नहीं आया। राष्ट्र ने सिर पे चढ़ा दिया इन महामुनों को। आज भी हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की पूजा होती है इनकी। कहाँ जन्मे, किसके यहाँ जन्मे, कौन से घर में जन्मे, ये कभी नहीं आया। संस्कृत का सबसे बड़ा मैसेज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। कितना बड़ा मैसेज हमारे लोगों ने दिया। और सबसे बड़ा सर, तुमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत समय नहीं लेता हूं, मार्गदर्शन हमको मिलेगा परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी से निवेदन है, आप कृपया भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी का विमोचन करने की कृपा करें। विमोचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डिक्शनरी की संपादक डॉक्टर शशि बाला और भारतीय विद्या भवन के रजिस्ट्रार श्री राजेश मिश्रा। स्वर्गीय प्रोफेसर रघुवीर द्वारा लिखित तथा लोकेश चंद्र जी और डॉक्टर शशि बाला द्वारा संपादित नए अंग्रेजी संस्कृत शब्दकोश में सभी अंग्रेजी शब्दों के संस्कृत समकक्ष शामिल हैं, जो ऋग्वेद से 18वीं शताब्दी तक संस्कृत की संपूर्ण भाषाई विरासत को कवर करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी से प्रार्थना है, आप कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराकर हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार और मेरा प्रणाम। परम आदरणीय श्री बनवारी लाल जी पुरोहित, चेयरमैन भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र, MLA for 2 terms, MLA for 2 terms, Member Parliament for 3 terms, Governor of 5 states, Administrator of Union Territories। ये इनका परिचय नहीं है, इनका परिचय है आप श्री बनवारी लाल जी पुरोहित हैं। मेरे और धनपति दोनों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और हमने हर उस मौके की तलाश की है कि हमें ये आशीर्वाद मिलता रहे। भगवान इनको लंबी उम्र दे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पद को त्यागा है, समय अवधि में नहीं हुआ है, त्यागा है। प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, वाइस चांसलर लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर IP यूनिवर्सिटी, श्री जगदीश लखानी जी, जॉइंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भारतीय विद्या भवन, श्री अशोक प्रधान, डायरेक्टर दिल्ली केंद्र। यहाँ आकर मैं रुक गया हूँ। आपसे पहली मुलाकात में मुझे नई अनुभूति की प्राप्ति हुई। A man full of sublimity, spirituality and contribution। और मेरे मन में आया कि आप में से एक ही काफी था मेरे को आदेश देने के लिए। आप दोनों का आदेश किसी भी हालत में चाहिए। Look at his background. Look at his service during public service as Indian Administrative Service Officer, and how he gave up a lucrative assignment
to be in service of the society, which it does with great commendation, exemplifying the highest standards. Editors of English Sanskrit Dictionary, Shashi Balaji, Lokesh Chandraji, I must recognize presence of a very distinguished senior advocate who in court always set very high standards. He never used his vocal cords for decibel. He came to the court so prepared, evoking everybody's respect. Shri Vaidyanathan Ji. These are times when institution of senior advocate to which I belong at one point of time is getting strained for dilution of professional and ethical values. An institution that should have risen according to the mechanism meant for it. Day in and day out, I suffer the pain of members of this institution not living up to the standards of institution. He is a beacon, ray of hope. Why I have digressed? The country went through epochal change of getting a new legislations. The change was from Dand Vidhan to Nyay Vidhan. The change was from Danda to Data. Data in English, Danda in Hindi. That was a big change that was brought about. We are distinguished senior advocates, members of Rajya Sabha. They ought to have participated in the debate. They ought to have contributed. Leading lights, I don't want to name them, because as a personal commitment and the position I hold do not permit me to make reflections of that kind. But what pains me enormously is that these gentlemen make an outcry in public domain as if nothing happened in Rajya Sabha. When one of them said he had come out with great objections, the one who had been finance minister of this country, a regular columnist, he said, I had given my objections to the committee. I could not sleep without going through the objections. My office is prompt. They made available objections to me. The objections were in less than 3 pages. And the main objection was, there should be no penalty of death. Coming to the rescue of terrorists, rapists, enemies of the nation, and such a dichotomy in one's behavior. He happened to be in governor's seat when we had the painful incident of Nirbhaya. And that was there. The largest democracy, home to 1/6 of humanity, is getting challenges. We will withstand those challenges. But the challenges coming from within, from intelligentsia, that is unacceptable. हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सार है कि जिस व्यक्ति का हम आदर करते हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए आदर्शवादी है, अनुकरणीय है, जिसने समाज में एक स्थान प्राप्त किया है, यहां शख्सियत बैठी है, यदि अगर ये हमें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा जैसा व्यक्ति भी आपके पीछे हो जाएगा। पर वो हमारी संस्कृति के साथ अपमान की पराकाष्ठा का दिन होगा। We are facing times when informed people
knowledgeable people, people who believed in constitutionalism, were part of governance of this country, tried to lead us astray, knowing full well they are not on the right path. They had no inkling something happened in a neighboring country. Joyfully, two of them, one who had been a minister and a distinguished member of legal fraternity, and the other one member of Indian Foreign Service, that this can happen in India. भारत में कतई संभव नहीं है। एक कालखंड आया था जब 1,10,000 से ज्यादा लोगों को काली कोठरी में डाल दिया गया था। कानून नाम की कोई चीज थी नहीं, प्रकाष्ठा थी आतंकवाद की, सत्ता के आतंकवाद की। It was a dictatorship in full play. The presidency failed. 9 high courts stood the ground, but Supreme Court failed. And Supreme Court held, सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। इमरजेंसी में आपके कोई अधिकार नहीं है। इमरजेंसी कब तक चलेगी सरकार तय करेगी। हमको किसी भी परिस्थिति में भारत के स्वतंत्रता के बाद इस काले अध्याय को नहीं भूलना चाहिए। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, आपको अंदाजा नहीं है कौन थे वो लोग जिनको जेल में डाला गया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, बाबू जगजीवन राम वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, गवर्नर्स बने। ऐसे तपस्वी लोगों को सत्ता के चिपके रहने के लिए प्रताड़ित करना, that was a draconian phase, the darkest period of our democracy that can never occur. पर ऐसा न हो, इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुरोहित जी ने भारतीय संस्कृति की बात की है। आज मैंने दुनिया के देशों को कहा है, अफ्रीका से 6 उपराष्ट्रपति आए थे, करीब 50 के करीब देशों का रिप्रेजेंटेशन था। भारत ने हजारों साल के इतिहास में कभी भी सीमा लांघने का प्रयास नहीं किया है। We as a nation have never believed in expansion. We have believed only in one thing, Vasudhaiva Kutumbakam. That was the motto of G20. One earth, one family, one future. इसीलिए मेरा आग्रह है, I particularly appeal the youngsters. Go to the root of it. Why do we have a Constitution Day? Why do we have Constitution Hatya Divas? Because you may have forgotten. Your grandparents will tell you what happened. And therefore, beware of the people, a small category in the country and outside, who are engaged in a pernicious design to taint, tarnish, demean our institutions. अरे दुनिया चमक हमारी देख रही है, दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, दुनिया कह रही है कि ऐसी अर्थव्यवस्था और इस प्रगति पर देश और कोई देश नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है वी आर अ डेस्टिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक कह रहा है डिजिटाइजेशन में जो 6 साल में हुआ वो 4 दशक से ज्यादा नहीं हो सकता। 1990 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, भारत की इकोनॉमी की साइज बॉयज एंड गर्ल्स लंदन शहर से छोटी थी, पेरिस शहर से छोटी थी, और आज वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी ऑन वे टू बिकमिंग द 3rd।
We have left behind Canada, UK, France, and it is now a matter of time, a year or two, Japan and Germany. मेरा मन किया क्योंकि हमारी संस्कृति की जब बात आई, हमारी कौन सी संस्था है जहां मोटो संस्कृत में नहीं है? कोई संस्था देख लो, हमारे सैनिक ठिकानों में चले जाइए, हमारे विश्वविद्यालयों में चले जाइए, हमारी संसद में चले जाइए, मोटो मिलेगा संस्कृत में। कम शब्दों के अंदर कितनी बड़ी व्याख्या है। हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है, इसका सर्जन करना हमारा धर्म है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में हम राष्ट्र धर्म को दूसरा दर्जा नहीं दे सकते। और जो ऐसा करना चाहते हैं, जो राजनीतिक लाभ को ऊपर रखना चाहते हैं, जो निजी स्वार्थ को ऊपर रखना चाहते हैं, उनका मेल हमारी संस्कृति से नहीं खाता है। वो भारत माता की ताकत नहीं समझ रहे हैं, वो भारत माता की पूजा नहीं करना चाहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सही रास्ते पर आए, और यदि अगर फिर भी सही रास्ते पर नहीं आए, किसी भी परिस्थिति में नहीं आए, our young people should rise to the occasion to neutralize them. Friends, it is an honor to be here at the release of the English Sanskrit Dictionary in 9 volumes compiled by Professor Raghu Veera and edited by distinguished people. I extend my warm greetings to Bharatiya Vidya Bhavan for this remarkable achievement, and one of the many achievements of which Bharatiya Vidya Bhavan can make us proud. This masterpiece, I am told, is not merely a dictionary, it is a marvelous connection between the ancient and the modern, the East and the West. Hence I have chosen to be addressing you all in English. With the publication of this dictionary, we are honoring Sanskrit's unmatched contribution to global culture as well as renewing its relevance in contemporary era. Look around the globe, in many countries you will find relevance of Sanskrit being reflected. When our Prime Minister goes to some countries, we in this country are surprised, pleasantly surprised, that Sanskrit hymns are being spoken. Bharatiya Vidya Bhavan's unwavering commitment to the revival and promotion of Indian culture and languages is phenomenal. It is a place where see nurturing of Indian culture, blossoming of Indian culture, and this is being done in a manner that others are in immunity mode for it. I commend your role, sir, in imparting education that is deeply rooted in the ancient wisdom of our land, while being open to global influences that shape modern society. Look around, young boys and girls, our Vedas, Purans, Upanishads, they are treasure of knowledge and wisdom. Hardly there is a facet of modern science and innovation that is not found there. I appeal to all of you to at least have by your bedside or in your house Vedas in physical form. Once you will develop the habit of reading them, trust me, you will get different kind of enlightenment. Your inner self will serve you lots. Language is not just a means of communication. Language reflects cultural values and traditions and social reform. एक झटके में सब धराशायी हो जाता है जब बुजुर्ग को कहते हैं तुम इधर आओ। एक झटके में अपनापन आ जाता है, तुम ठीक हो। This is language. Sanskrit holds a deep connection to the cultural and historical identity of India. As a matter of fact, identity of India is reflected in Sanskrit. Our most cherished texts, the Vedas, the Upanishads,
and the epics of Mahabharata and Ramayana were written in this language. It is the language of great sages and seers whose philosophical discourses continue to enlighten the world. And young boys and girls, those in the Western world, when they are in search of knowledge, enlightenment, spirituality, they come to this country. I don't want to make money of them or become icons by visiting this part of the world, because they have no other place to seek solace of cultural evolution, spirituality. Sanskrit is widely recognized as the mother of many modern Indian languages. The vocabulary and linguistic structures of Hindi, Marathi, Bengali and other languages have borrowed heavily from Sanskrit, which is thus a foundational pillar. India is a land of rich languages. Tamil, Telugu, Kannada. Just look at their depth. And when you see Sanskrit, then this mechanism will tell the world, हमारे भारत जैसा और कोई देश नहीं है, हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। I therefore suggest that studying Sanskrit can enhance linguistic skills, making it easier to learn, understand and appreciate other related languages. I am told, I am not saying with authority, I am told that Sanskrit is the only language where a word does not lend to two meanings, either as being written or spoken. And therefore, it is the language of science where there is no room for error. That is our Sanskrit. It is a matter of concern. Over a long period of time, Sanskrit, its teaching and use has been on the decline. And the decline is fast. Despite rich legacy, not many speak Sanskrit. As a matter of fact, there is no effort in this direction. The effort is there, but does not match the situation. In everyday life, number of people who use Sanskrit to communicate or are able to read and assimilate text in this remarkable language is minuscule, quite small. As a matter of fact, if you do some study, on a global benchmark, there may be countries where number of people speaking Sanskrit, reading Sanskrit, conversing in Sanskrit may be higher than ours. There are countries where schools teach Sanskrit, and with a lot of interest, people take to that language. It is soothing to note that there are ongoing efforts to recognize the importance of Sanskrit and promote the use of Sanskrit as a spoken and literary language. And this is one effort. This is a great effort for a simple reason that a Sanskrit word, if understood in English, it will not be a matter within lexicon. It will be much beyond. It will be understood that a single word in Sanskrit takes many words in English language for explanation. Sanskrit is being taught in schools and universities, and there are institutions dedicated to its preservation and promotion. 3 central universities, Central Sanskrit University, New Delhi, Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, and National Sanskrit University, Tirupati, are making the masses conversant with Sanskrit. It was a pleasant surprise for me and my wife, Dr. Swadesh Dhankad, when we went to National Sanskrit University, Tirupati, at the invite of one of the finest brains of this country, Gopalaswamy ji, he is the Chancellor of that university. What we noticed there, everyone on the campus was conversing only in Sanskrit. आनंद आ गया
आपस में क्या बात कर रहे थे, जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है कितनी आसानी से संभव कर रहे थे। पूरे कैंपस में वहाँ संस्कृत ही बोली जाती है, बोलचाल की भाषा ही संस्कृत है। दिस नीड्स टू कैच अप। Sanskrit is a unique and soothing language. You may not understand Sanskrit, but if you listen to certain verses in Sanskrit, your faculties are in top gear. Your mind gets peace. Your soul is in connect with your heart and mind. संस्कृत के जब बोले जाते हैं, मंत्र चांट किए जाते हैं, एक नई अनुभूति होती है, और वो तो तब होती है जब उसका पूरा अर्थ हम समझते भी नहीं है। अंदाजा लगाइए, यदि पूरा अर्थ समझ जाएंगे तो क्या होगा। इनर पीस एंड पॉजिटिविटी एंड सब्लिमिटी विल बी फुल्ली अलर्टेड इन आवर बॉडी। फ्रेंड्स, beginning with simple and often used mantras is a great way to learn and understand Sanskrit. ऐसे हैं मंत्र, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे बोलते हैं गायत्री मंत्र। बच्चे की प्रतिभा कितनी हमारे सामने आती है, ये हमें शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टिंग द डे विद गायत्री मंत्र इज इंडीड अ पावरफुल एंड अपलिफ्टिंग प्रैक्टिस। कई घरों में मैंने देखा है, वो अपने फोन का उपयोग करते हैं सुबह और 1 घंटे तक संस्कृत के उच्चारण होते रहते हैं घर में। वहां का वातावरण ही बदल जाता है। यदि अगर 1% भी समझ में आता है, उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जियोमेट्रिक है, नॉट अरिथमेटिक। Incorporating Sanskrit chants and verses into daily life can be transformative practice, leading to a more balanced, harmonious and enlightened existence. आखिर हमें we have to live life to the full. We can't just be existing. We have to inspire others, magnetically change lives of others. और ये भावना हमें कैसे आएगी? This will come when we believe in our culture, and Sanskrit is a medium and mechanism that we inherit our culture, imbibe our culture, practice our culture, live our culture. Sanskrit with its universal values and scientific precision could play a crucial role in fostering global understanding and harmony. Friends, the principles contained in Sanskrit literature, harmony, respect for nature and pursuit of knowledge, are more relevant than ever in the contemporaneous global scenario. संस्कृत के अंदर देखिए, मुझे बताइए आप, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है। अरे सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट रहने को है ही नहीं। ये नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। और 2 उदाहरण प्रस्तुत कर माननीय बनवारी लाल जी ने अपने सबकी आंखें खोल दी। 2 बातें आंखें खोलती, एक तो पेट की महिमा बताकर, और दूसरा कि जिद मत करो, थोड़ा गिव एंड टेक कर लो। पीपल नहीं तो नीम से काम चल जाएगा। टेक करो। This English Sanskrit dictionary will make Sanskrit more accessible to people across the world because लोगों के मन में अर्ज है इस संस्कृत शब्द का मतलब क्या है। वो गूगल पर ढूंढता रहता है। गूगल गुरु इज गुड इनफ, बट नो गूगल गुरु कैन राइज टू द लेवल ऑफ संस्कृत. So this dictionary will be very, very useful. By providing English equivalents of Sanskrit words and phrases, it will help in the translation and interpretation of Sanskrit texts, making them more accessible to non-Sanskrit speakers. This will not only promote the study of Sanskrit but also facilitate the dissemination of its wisdom to a wider audience. Furthermore, friends, the dictionary will be extremely valuable to scholars and researchers across various fields. Research is taking place all over the world about Sanskrit. It's taking place. This will be helpful. It will facilitate further research in these areas by providing scholars with necessary tools, linguistic tools, to explore Sanskrit texts. The release of this dictionary comes at a time when the world is increasingly recognizing the importance of preserving and promoting indigenous languages
एंड नॉलेज सिस्टम्स। हम भी कहते हैं मातृभाषा में पढ़िए। अंग्रेजी बोलने वाले की काबिलियत और उसकी हैसियत अंग्रेजी बोलने तक ही सीमित कीजिए। दैट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड विजडम ऑफ द पर्सन बीइंग वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। पहले थे कि अंग्रेजी बोलता तो होशियार ही होगा, पर संस्कृत के बारे में ऐसा नहीं है। यदि संस्कृत कोई अच्छी बोलता है तो वो विद्वान है। ये नॉलेज विजडम। This release is also a reminder that while English has its place as a global language, our indigenous languages, particularly Sanskrit, hold the key to our cultural and intellectual identity. And identity is one which we cannot afford to lose or dilute. इसमें कोई कमी नहीं आ सकती। आजकल हमारी आइडेंटिटी को चुनौती देते हैं, कई मामलों में चुनौती देते हैं। आपने ये कर दिया तो आप सेकुलर नहीं रहे। अरे दुनिया हमें सेकुलर का पाठ पढ़ाएगी। जिस देश ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि यहां कहना पड़े महात्मा गांधी को झूठ का दुष्परिणाम बताओगे, मतलब देखिए कमाल की बात है। और एक फैशन बन गया है, नैरेटिव चल जाता है। सोशल मीडिया का काफी दुरुपयोग इस बात को लेकर हो रहा है, और सोशल मीडिया का ज्यादा दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि जो ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं और बैठे हैं यहां पर, वो सोचते हैं चलो ये करने दो ना, रोको उनको, अपनी बात समझाओ, तभी आगे काम चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज, इट इज मच बियॉन्ड दैट। संस्कृत इज अ वे ऑफ लाइफ, संस्कृत इज अ फिलोसफी, संस्कृत इज डिफाइनिंग ह्यूमैनिटी, Sanskrit connects everyone. Sanskrit generates peace and tranquility. Let us use this invaluable resource as a tool to reconnect with our linguistic roots. Friends, let us resolve to promote the study of Sanskrit with extensive learning at primary level. और वहाँ सबसे आसान है, क्योंकि घर में बच्चा तुरंत ही मंत्र को बोल देगा, गायत्री मंत्र बोल देगा तो उसको आनंद भी आएगा। तो प्राइमरी लेवल पर इस पर फोकस होना चाहिए। दैट इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन। Ensure that language of our ancestors continues to thrive in the modern world. और अब सही समय है, क्योंकि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को देख रही है। दुनिया भारत की ओर अपॉर्चुनिटी देख रही है, इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहती है, यहाँ के डिजिटाइजेशन को फॉलो करना चाहती है कि भारत में ये कैसे संभव हो गया। 140 करोड़ लोगों ने जब ये कर दिखाया तो दूसरे देश प्रफुल्लित हैं कि आइए, जो हमें सीख देते थे हमसे सीख ले रहे हैं। लेट अस यूटिलाइज दिस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अनदर इपोकल चेंज, बैक टू संस्कृत, back to our civilization that is encapsulated in Sanskrit. Thank you so much. अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सबसे निवेदन है, कृपया अपना स्थान रखें। शुभ नामे गाये, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे